समाज में चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, जो भी स्थिति रही हो, उन्होंने लड़ करके महिलाओं के अंदर शिक्षा का एक ललक जगाया। महिलाएं भी शिक्षा ले सकती हैं, ऐसी एक भावना उन्होंने देश की महिलाओं के अंदर जगाने का काम किया। मित्रों, आज प्रथम मैं माता सावित्रीबाई फुले के श्री चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फूले को भी आज इस अवसर पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही साथ अपने क्रांतिकारी पत्रकार छोटे भाई नीरज पटेल जी की पूज्य माता जी, उनके पिताजी के पूर्ण स्मृतियों को भी मैं श्रद्धेय सरला निरंजन जी, राजेंद्र निरंजन जी, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के बीच अपने प्रतिनिधि के रूप में, अपने बेटे के रूप में हम लोगों को जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए भाई नीरज पटेल को छोड़ के गए हैं। उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस मंच पर हमारे सांसद के रूप में माननीय राम शिरोमण वर्मा जी, माधवगढ़ से विधायक, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय मूलचंद निरंजन जी, कभी हमारे गठबंधन के साथी हुआ करते थे, आज दूसरी तरफ खड़े हैं, लेकिन वो चाहे यहाँ थे चाहे वहाँ है, समाज के लिए लड़ते रहते हैं। पिछड़ा समाज किस तरह से आगे बढ़े, इसके लिए चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, लड़ते रहते हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई आर.के. वर्मा जी, पट्टी के विधायक भाई राम सिंह पटेल जी, श्रद्धेय आर.पी. निरंजन जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के उरई के नेता आदरणीय अमित निरंजन जी, हमारे साथ काशी से चल करके आए आदरणीय बसंत सिंह पटेल जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी, मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी आए हैं सब लोग सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, और सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए, और खासतौर से जो मंच पर हमारे पिछड़े समाज के विशिष्ट अधिकारीगण उपस्थित हैं, आप सबके प्रति मैं स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए। मित्रों, यहाँ पर बड़े विचारवान और विचारशील लोग हैं, सबके बातों से अपने को संबद्ध करते हुए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो दौर था जब माता सावित्रीबाई फुले महिलाओं की शिक्षा के लिए समाज में कूद पड़े, और उन्होंने समाज में चाहे जो भी परिस्थिति रही हो, जो भी स्थिति रही हो, उन्होंने लड़ करके महिलाओं के अंदर शिक्षा का एक ललक जगाया। महिलाएं भी शिक्षा ले सकती हैं, ऐसी एक भावना उन्होंने देश की महिलाओं के अंदर जगाने का काम किया। मित्रों, आज चाहे पिछड़ा समाज हो चाहे कोई अगड़ा समाज हो, अगर कोई भी व्यक्ति, आप सबने देखा कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश को संविधान लिखने के लिए अगर किसी व्यक्ति का चुनाव करना पड़ा तो एक वो दलित समाज का बेटा था, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ये अवसर इसलिए नहीं मिला कि वो दलित थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर न जाने कितने विषयों में पीएचडी थे, और पूरे देश के अंदर कोई काम अगर कर सकता था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर सकते थे। इसलिए वो पूरा देश मजबूर हुआ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वो संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बस चला होता तो सरदार पटेल को गृह मंत्री भी न बनाए होते। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता था कि अगर देश के 567 रियासतों को कोई एक कर सकता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया और देश का गृह मंत्री बनाने की भी जिम्मेदारी दी है। मित्रों,
मित्रों, आज जो पिछड़े समाज के लोग समाज के शीर्ष पर हैं, उसके पीछे दो कारण है। या तो वो लड़ सकते हैं या तो वो पढ़ करके आगे आए हैं। अभी डॉक्टर नरेंद्र पटेल जी बोल रहे थे, चंडीगढ़ पीजीआई में वो बड़े डॉक्टर हैं। आयोग में मैं था, तब से नीरज भाई ने उनसे परिचय कराया था। अगर आज नरेंद्र पटेल हो, चाहे अनिल यादव जी बैठे हैं, इन सब का कोई सम्मान है तो इस नाते है कि वो पिछड़े हैं, इस नाते नहीं है। इस नाते है कि वो अपने बूते पर पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं और वो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या डॉक्टर होने के नाते वो सभी जाति और सभी वर्गों का पेशेंट देखते हैं, वो सिर्फ पिछड़ा और पटेल के नाते नहीं देखते। मित्रों, अगर आगे बढ़ना है तो मैं कहना चाहता हूं पिछड़े समाज को कि आपको आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा या चौराहे पर खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा। तीसरा कोई रास्ता मित्रों आगे बढ़ने के लिए नहीं है। इस नाते मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं। मित्रों, आज समाज में क्या हो रहा है? आज हम लोग सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती मना रहे हैं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि जब समाज के, हमारे पिछड़े समाज के लोगों ने देखा कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जिले जिलों में स्कूल खोला जहां गरीबों के बच्चे पढ़ लेते थे। जहां ऐसे स्कूल खोले, समाज के लोगों ने स्कूल खोला जहां गरीबों के बच्चे भी जाकर के पढ़ते थे और अमीरों के बच्चे भी जाकर के पढ़ते थे। उसका परिणाम हुआ कि समाज आगे बढ़ा और देश आगे बढ़ा। उन विद्यालयों से निकले हुए लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो मेडिकल का फील्ड रहा हो, चाहे इंजीनियरिंग का फील्ड रहा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र रहा हो। लेकिन आज मित्रों क्या हो रहा है? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, लेकिन आज उन विद्यालयों को हम लोग बचाने की स्थिति में नहीं हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को आगे आकर के ऐसे विद्यालयों को बचाने की आवश्यकता है कि जिनको हमारे पूर्वजों ने खोला था, आज वो बंद हो रहे हैं। आज समाज के लोग स्कूल तो खोल रहे हैं, लेकिन वो गरीबों को पढ़ाने के लिए नहीं, वो व्यापार करने के लिए खोल रहे हैं। मित्रों, लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या किया था? जिलों जिलों में, गांव गांव में स्कूल खोला था, जिससे समाज आगे बढ़े। मित्रों, आज आजादी के 8 दशक पूरा होने वाला है। हम लोग अगर मंच पे खड़े होते हैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, तो किसी एक जाति विशेष के ऊपर अपनी गलतियों को थोप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज आजादी के 8 दशक पूरे होने वाले हैं। क्या हम कभी अपनी गलतियों को देखें कि समाज में हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम जिसको नेता बना करके, जिसको वोट दे करके सदन में भेज रहे हैं, जिसको संसद में भेज रहे हैं, जिसको विधानसभा में भेज रहे हैं, वो बंद कमरे में तो हमारी बात करता है, जब सदन में जाता है तो वो कहता है, उसको अवसर मिलता है कि आप महिला आरक्षण बिल पर बोलो, तो वो कहता है अपने समाज का व्यक्ति कि अभी महिला आरक्षण बिल पास हो जाने दो, समय आएगा तो हमारे पिछड़े समाज के महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाएगा। हम में से किसी ने रोका था? आज जिस समाज के बल पर वो चुनाव जीत करके जाता है, अगर उसकी पीड़ा होती तो वो उसकी बात करता। हमारे समाज के जिताए हुए नेता सदन में कुछ और बोलते हैं और बंद कमरे में और बोलते हैं। आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे दो मुंहे लोगों से आप लोगों को सवाल पूछने की जरूरत है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। मित्रों, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि किसी एक जाति बिरादरी को गाली देने की जरूरत नहीं है। उससे उसकी स्किल सीखिए, उससे उसकी टेक्नोलॉजी लीजिए, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इतिहास के पन्नों को पलट करके आगे नहीं बढ़ सकते। इतिहास के पन्नों से सीख ले सकते हैं। आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तब समाज आगे बढ़ेगा और आप आगे बढ़ोगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि सारे कार्यक्रमों में मैं देखता हूं कि एक जाति वर्ग और एक विशेष पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी थोप करके आगे बढ़ जाते हैं। देश आजाद हो चुका है, हम पिछड़े समाज के लोगों को भी, दलित समाज के लोगों को भी ढेर सारे
प्रतिनिधित्व मिले हैं और सारे दलों ने दिया है, कोई अवसर छोड़ा नहीं है, लेकिन उनसे सवाल पूछने की जरूरत है। मित्रों, मैं आज इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए नीरज भाई को बधाई देता हूं कि आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया और खासतौर पर आज के इस अवसर पर जहां समाज के अंदर वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं और तमाम इस तरह के अपने बुजुर्गों का एक तरह से समाज के अंदर और खास तौर से पढ़े लिखे वर्गों के अंदर अवहेलना हो रही है। मैंने देखा था कि किस प्रकार से आप अपने माता पिता जी की सेवा किए थे एक योग्य पुत्र के नाते, और उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूं और मेरा ऐसा मानना है कि धरती पर अगर भगवान तो ऊपर रहता है, धरती पर अगर कोई है तो वो माता पिता है, और माता पिता की सेवा से बढ़ करके कोई सेवा नहीं हो सकती। वो नीरज भाई ने करने का काम किया है और आपने उससे बढ़ करके माता पिताजी के अपने स्मृति में, उनके पूर्ण स्मृति में आपने आज उनकी मूर्ति का अनावरण का भी जो एक शानदार काम किया है, समाज के लिए एक सीख है। मित्रों, आज इस अवसर पर नीरज भाई को पुनः बधाई देते हुए और एक जोरदार वक्ता हम लोगों के बीच भाई लक्ष्मण यादव जी भी हैं, मैं उनको भूल गया था, लेकिन वो भूलने वाले चीज में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।